उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। जो घटनाक्रम है इस वक्त, उससे ऐसा लगता है कि देश में जो सत्ताधारी दल है, भारतीय जनता पार्टी, जो उसके संचालन में चलने वाली केंद्र की सरकार है, वो अपने पॉलिटिकल ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों का, खासकर ईडी और सीबीआई, इनका जिस तरह इस्तेमाल करती है, उससे चमत्कारिक नतीजे उसको मिलते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत वाली सरकार हुआ करती थी उद्धव ठाकरे की अगुवाई में। उसमें एनसीपी पार्टी थी मौजूद, उसमें कांग्रेस पार्टी मौजूद थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो थी ही। तब शिवसेना एक ही हुआ करती थी, लेकिन एजेंसियों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और शिवसेना में फूट पड़ गई। और शिवसेना के जो विधायक बहुत सारे मामलों में आरोपी थे, जिनके खिलाफ जांच चल रही थी, और एजेंसियां अक्सर उन पर धावा डालती थी उनके यहां, ऐसे कई विधायकों, कई नेताओं को पटाया गया। उनको वॉशिंग मशीन, जो आरोपी थे, उनको दुग्ध धवल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। और वो वॉशिंग मशीन जाहिर है केंद्रीय एजेंसियां हमारी थीं। ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वैसा ही हो रहा है। और अंत में हुआ ये कि सचमुच स्प्लिट हो गई और बहुत सारे उसके विधायक चले गए गुवाहाटी। अब गुवाहाटी वो क्यों गए सबको मालूम। एक नई सरकार बन गई, कुछ ही दिन के बाद एकनाथ शिंदे साहब उस सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। अब उसी प्रक्रिया से जो सरकार बनी थी, अब वो एक गंभीर संकट का शिकार नजर आ रही है। गंभीर संकट इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तिकड़म के बल पर जो दल बदल कराया गया, उस पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। किसको आदेश दिया है? विधानमंडल यानी स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब के कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि हर हालत में 31 दिसंबर 2023 से पहले शिवसेना की स्प्लिट के मामले में माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर साहब, वो अपना फैसला सुनाएं। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि मई 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था महाराष्ट्र के मामले में, और पूरी प्रक्रिया को उसने असंवैधानिक माना था। बल्कि ये तक कह दिया था, अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो आज की स्थिति में उनको पुनः सत्ता सौंपने के बारे में भी फैसला किया जा सकता था। कुछ इस तरह का, इस आशय का एक ऑब्जर्वेशन या फैसला आया था, फैसले का हिस्सा था यह ऑब्जर्वेशन। लेकिन चूंकि स्वतः ही इस्तीफा दे दिया था उद्धव ठाकरे ने, और आपको यह भी याद होगा कि उन्होंने तो फेसबुक लाइव करके इस्तीफा दिया था। जब यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, फैसले में शामिल था वो ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारे लोगों ने उद्धव ठाकरे के जो सिंपैथेटिक लोग थे, उनको बड़ा अजीब सा लगा कि वाकई इस्तीफा नहीं देना चाहिए था उद्धव ठाकरे को। लेकिन खैर, वो तो स्थितियां जो हो चुकी थी, जो संपन्न हो चुका था, उसको दोबारा कैसे वापस लाया जाए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे स्वयं संकट में है। उनकी सरकार की बात छोड़िए, क्योंकि जो फैसला राहुल नार्वेकर को करना है जिन विधायकों के बारे में, 1 दर्जन से अधिक शिवसेना के विधायकों के बारे में, उसमें स्वयं एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। यानी दल बदल की तलवार, दल बदल जो एक्ट है, कानून है, दल बदल विरोधी, उसकी तलवार जो लटकी है वो सिर्फ कुछ विधायकों पर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी लटकी है। और अगर उन पर लटकी है, सदस्यता अगर चली जाती है, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर गद्दी भी गई। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या
महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की है, क्या वो चंद दिनों की मेहमान है? क्योंकि ये जो उसको डेडलाइन मिल रही है लगातार, ये केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बहुत सारे एक्शंस हो रहे थे। इसमें जो महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन के नेता हैं मनोज जरांगे, वो अनशन पर बैठे थे। उन्होंने 9वें दिन अपना अनशन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्तक्षेप, उनके सुझाव पर, जिसमें कुछ पूर्व न्यायाधीश भी शामिल थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया 9वें दिन। और इसके बाद, अनशन तोड़ने के बाद, उन्होंने एक डेडलाइन दी सरकार को। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी तक का समय वो देते हैं महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को, कि 2 जनवरी तक वो इस मसले को हल करके हमें बताए, आरक्षण को फैसला सुनाए, वरना फिर से आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। उनका यह कहना है कि आंदोलन तो अभी भी जारी रहेगा, केवल उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है और ज्यादा तीव्र आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन गतिविधियां उनकी राजनीतिक या प्रशासनिक में, या जो भी राजनीति और प्रशासन के मामले में विरोध दर्ज कराने का जो उनका तरीका है, वो जारी रहेगा। लेकिन मनोज जरांगे का कहना है कि 2 जनवरी आखिरी अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है। उससे पहले अगर सरकार ने नहीं कुछ किया तो हम सरकार को बता देंगे कि हम क्या हैं। मैंने कुछ इस तरह की भाषा, यानी मराठा आंदोलन को और तेज कर देंगे। और आप जानते हैं हाल के दिनों में क्या क्या हुआ था, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो संकट चौतरफा है, एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि भाई आप हर हालत में ये फैसला जो है आप लीजिए 31 दिसंबर 2023 से पहले। दूसरी एक बात ये कि स्प्लिट जो हुआ बाद में एनसीपी में भी हुआ और अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में, देवेंद्र फडणवीस की तरह। लेकिन उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट चले गए एनसीपी वाले। तो इस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 तक एनसीपी के स्प्लिट पर स्पीकर महोदय को कहा है कि वो फैसला सुनाए। अब ये इतनी सारी बंदिशें, इतने सारे आदेश, तो जिस ताकत से एजेंसियों के बल पर सरकार बनाई गई थी, दल बदल कराया गया था, अब भले ही जो लोग दल बदल करके गए उनको एजेंसियां अब उनका पीछा नहीं करती हैं, अब वो सिर्फ विपक्ष के लोगों का पीछा करती हैं। उसमें कई माननीय मंत्री बन गए, लेकिन सरकार की फजीहत नहीं खत्म हुई, सरकार अभी भी फजीहत में है। तो क्या माना जाए कि दिसंबर से जनवरी के बीच में वाकई एकनाथ शिंदे की सरकार गहरे संकट से रूबरू होने जा रही है? क्या एकनाथ शिंदे का कार्यकाल तभी तक है, या अगर उनकी सरकार का पतन होता भी है तो क्या बीजेपी 2024 के चुनाव के मद्देनजर फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी 6 महीने के लिए? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र की इस सियासत में जो उठापटक है उसका समापन किस तरह होता है, क्या नई तस्वीर उभरती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और महाराष्ट्र के आरक्षणवादी जो मराठा आरक्षणवादी जो आंदोलन है, उसकी धमकी से, उसकी चेतावनी से एक संकट तो पैदा हो ही गया है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।